हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और चुनाव में जो नतीजे आए वो सबके सामने है। एक जगह की रिपोर्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरी बात, ये नवी नगर सीट है, 112 वोटों से आरजेडी हारी है। यहाँ पर 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। ये दूसरी सीट है, अंगी आओ सीट, 95 वोटों से CPI-ML हारी है। 175 पोस्टल वोट यहाँ रिजेक्ट हुए। संदेश सीट 27 वोटों से आरजेडी हारी है। 360 वोट रिजेक्ट हुए हैं। राहुल गांधी चूंकि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़े हमले बोल रहे हैं और साथ ही विपक्ष की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी चुनाव आयोग से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के पक्ष में देश के 272 महामानवों ने एक चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने का काम किया है। यह 272 कौन लोग हैं, इनके बारे में आप कुछ के बारे में तो जानते ही होंगे। उनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने इनको सबको इनका अगला पिछला खोल करके रख दिया, 272 लोगों का। अब जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग कौन हैं। ये सब RSS और BJP के वर्कर्स हैं। जो आपने कहावत सुनी होगी, भेड़ और भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया, इस तरह से हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं। तो यहाँ हम उनमें से कुछ लोगों के बारे में आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं, प्रवक्ता हैं सुप्रिया सेनेट। इनको हम सुनाते हैं, क्या कहती हैं वो सुने। करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्य क्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर बात करें। कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें। देखिए ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी ID, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की, सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे। देखिए दिक्कत ये है कि 2014 के पहले जो सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक होते थे इस देश के, वो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सही भी है, सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सब सुप्रिया सेनेट ने अभी जो बात कही वो आपने सुनी। अब उन्होंने ये तस्वीर एक पोस्ट की हुई है और इनके बारे में लिखा है। यह BK सिंह है, भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में आरोपी हैं। बजाय अपने भ्रष्टाचार के जवाब देने के राहुल गांधी जी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने है, यह रमेश झालकी हैं, कर्नाटक के प्रधान सचिव रहे। आय से ज़्यादा संपत्ति मामले में आरोपी हैं। 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। आधा किलो सोना, 2 घर, 2 फ्लैट, 1 प्लॉट कहाँ से आया बताने के बजाय राहुल गांधी जी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। यह सुप्रिया सेनेट ने यहाँ जानकारी दी है। यहाँ जो तस्वीर है ये
है A.K. मोनप्पा, कर्नाटक के पूर्व सचिव हैं। यह KPSC परीक्षा घोटाला और BDA म्यूचुअल फंड घोटाले में आरोपी हैं। इस विभूति में राहुल गांधी जी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। यह बुजुर्गवार जो हैं, इनका नाम है राम नारायण सिंह, उत्तर प्रदेश के DGP पद से रिटायर्ड हुए। इनके घर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे में 3 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुआ। इस संस्कारी ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। यह जो जनाब है, ये LB सुब्रमण्यम है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। IAPIIC MR रियल एस्टेट घोटाले में इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के इस आरोपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। यह सज्जन है दीपक सिंघल, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। यह 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं। इन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। यह जनाब हैं जस्टिस SN ढींगरा, इनके ऊपर कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। जिस निजी कंपनी के पर्यवेक्षक थे, वही कंपनी इनकी बेटी को 15 लाख रुपये महीने की तनख्वाह दे रही थी। इन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। यह कुछ तस्वीरें हैं उन महामानवों की जिन्होंने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी के खिलाफ। सुप्रिया सिन्हा लिखती हैं 272 प्रतिष्ठित संघी विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, RSS और VHP से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। कोई विश्वसनीयता नहीं है इन लोगों की। प्रभाष शुक्ला, पूर्व राजदूत, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अनिल तरुणयात, पूर्व राजदूत हैं, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अशोक मित्तल, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ध्रुव काटोच, ये इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व राजदूत हैं, RSS से जुड़े, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से जुड़े हुए हैं। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, RSS के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इन्हीं लोगों में और भी शामिल हैं जो BJP से जुड़े हुए हैं। न्यायमूर्ति PN रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी, पूर्व राव प्रमुख हैं। IR कृष्ण राव, पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश। भवष्ठी मुखर्जी, पूर्व राजदूत हैं। TP सोन कुमार, पूर्व DGP केरल है। निर्मल कौर, पूर्व DGP झारखंड। BS अनिल कुमार, पूर्व मुख्य सचिव कर्नाटक। भास्कर राव, अतिरिक्त DGP कर्नाटक। लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स, मेजर जनरल PC खरबंदा, यह BJP से इनका ताल्लुक है और लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, सुप्रिया सिन्हा लिखती हैं। यहाँ जिनकी ये तस्वीर है, यह साहब हैं राजगोपाल नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के IAS हैं। अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए खूब विख्यात रहे। ग्वालियर में अपर कलेक्ट्रेट थे तब इन पर माइनिंग पट्टेदारों को ब्लैकमेल करके उगाही का आरोप लगा था। तत्कालीन कलेक्टर ने जांच में आरोप सही पाने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। 4 साल पहले महायश का एक अन्य IAS महाशय का एक अन्य IAS अधिकारी सबाजीत यादव के साथ जमीन का विवाद हो गया था। सबाजीत यादव की पत्नी और बेटी का आरोप था कि नायडू ने उन पर JCB चढ़ाने की कोशिश की। मामला पुलिस थाने में पहुंचा था और ये इनकी 30 साल पुरानी कुछ और भी जानकारियां हैं जो यहाँ साझा की गई हैं। ये जो तस्वीर है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल की है। कल जिन्होंने 272 माननीयों ने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें ये भी शामिल है। 16 जज शामिल है, उनमें सबसे ऊपर इन्हीं का नाम है।
आदेश तिवारी इनके बारे में लिखते हैं, मई 2003 में डीडीए घोटाले में हाईकोर्ट के पूर्व जज समेत मुखर्जी गिरफ्तार हो गए थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खोजी रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मई 2001 में जिस अधिवक्ता आदर्श कुमार गोयल की बतौर जज नियुक्ति की गई वह आरएसएस के ही एक संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हैं। आदेश रावल ने अवैध तिवारी ने और भी जानकारी। ये महाशय हैं संजीव त्रिपाठी, आईपीएस अधिकारी थे, रॉ के प्रमुख रहे, 2004 में बीजेपी में शामिल हो गए और इनको पहलगांव दिल्ली बम ब्लास्ट और जो घटनाएं देश में हुई उनके इंटेलिजेंस फेलियर पर ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है इन्होंने, बेशर्म, ये सुप्रिया सिंह ने लिखी है। इन महाशय को देखें, यह श्रीमती लक्ष्मीपुरी है, 15 साल यूएन में रही, उसके पहले 28 साल भारत की राजदूत थी। यह मोदी मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी है, मोदी के मंत्री। इन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। मोदी मीडिया से मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। यह योगेश गुप्ता भारत के उच्चायुक्त हुआ करते थे। पूरी टाइमलाइन में मोदी का चरण वंदन है, लेकिन लड़कियों के बारे में इनके कमेंट जरूर पढ़िए। ऐसे लफंगे ठरकी लीचड़ों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। यह सुप्रिया सिंह लिखती है। सिक्योरिटी रिवीजन कमीशन ने एक बेहद आपत्तिजनक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई है वो तो आपत्तिजनक है ही, सरकार की चुप्पी और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। ये एनुअल रिपोर्ट है, 800 पन्ने की है। इसके पेज नंबर 108 और 109 पे लिखा गया है कि जो पहलगाम का आतंकी हमला था वो इंसर्जेंट अटैक था, वो विद्रोही अटैक था, जबकि उसमें पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि जो भारत सैनिक का युद्ध हुआ 4 दिन का, ऑपरेशन सिंदूर जिसको हमने कहा, उसमें पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का प्रमाण मिलता है, पाकिस्तान की क्या हैसियत और औकात है हमारी शूरवीर और पराक्रमी सेना के सामने। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आपत्ति क्यों नहीं आई है, इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है। ये 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है और उन चार्जेस की जांच की जाए। चुनाव आयोग की ढाल क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आनंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए, सबूतों के साथ दिए गए, कोई चार्जेस और एलिगेशन नहीं लग रहे, यहाँ पर सबूत के साथ आंकड़ा दिया जा रहा है। चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो 8x10 के कमरे में 80 लोगों का रहना हो, चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग so-called eminent personalities ने एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें 16 जजेस हैं, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, 14 एम्बेसडर्स, फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं और 133 रिटायर्ड आर्मी या डिफेंस के लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर एक ओपन लेटर लिखा है जो कि कांग्रेस के खिलाफ है, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ है, जिसमें दावा यह किया गया है कि राहुल गांधी जो एक्शंस ले रहे हैं यह हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, खास तौर से इलेक्शन कमीशन पर अटैक करता है। आपकी इस बारे में क्या है? मुझे लगता है कि हम इस बात को समझें। पहली बात, इन सभी लोगों के पास एकदम ये हक है कि वे खुलकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें, जो कि वे अपने पत्र में कर रहे हैं। यह भी सच है कि हम जानते हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों तक ये राय पहुंचाई गई कि प्लीज आप लिखिए एक ओपन लेटर, जिसमें से 270-72 लोग राजी हो गए। हालांकि इनकी क्रेडिबिलिटी भी अब सोशल मीडिया में पता लग रहा है कि डाउटफुल क्रेडिबिलिटी है, बट ये तय है कि लोगों के पास ये हक है लिखने का। लेकिन नागरिक होने के नाते हमें समझना पड़ेगा कि इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बनाना और बचाए रखना इन इंस्टीट्यूशंस की पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट इन पावर की है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनकी क्रेडिबिलिटी कम ना हो। विपक्ष का काम सवाल उठाना है और विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए। इसलिए विपक्ष अगर इन इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठा रहा है तो उसे एंटी नेशनल कहना, उसे देश के खिलाफ कहना, मुझे लगता है कि यह एक थिन लाइन को क्रॉस कर देना। जाहिर कर रहे हो, इनको इस बात से दिक्कत है। अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। ये जो नगीने हैं, जो 272 हैं, जो इनको मीडिया
महान व्यक्ति बता रहा था, देश के महान जो व्यक्ति हैं और ये चिंतित हैं। इसमें से कई जो हैं वो तो सोशल मीडिया पर छिछोरी हरकत करते पाए जा रहे हैं, मतलब लड़कियों के जो तस्वीर हो रही हैं उसके नीचे जाकर के फॉरवर्ड कमेंट कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गए, और कई इसमें से बीजेपी नेता निकल गए हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि जिनके घर पे आईटी के छापे पड़े, उसके बाद तमाम जो देश सेवा से इन्होंने पैसा कमाया था वो सब बाहर निकल आया। तो अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई नहीं, देश के लिए आपको बहुत शानदार काम करना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा, ऐसी सब बातें मत करो, वोट चोरी और जो गलत हो रहा है इस बारे में मत बात करो, सब कुछ अच्छा अच्छा बताओ। तो ये तो बताएंगे ही अच्छा अच्छा। तो इस तरह के लोग अब सामने आ रहे हैं। ये वैसा ही है कि जैसे अब कोई आदमी जो है वो लड़कियों का पीछा करे और सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसका प्रचार करे, या फिर उसका मतलब कोई ऐसा आदमी हो जो कि जिसको बाहर भेज दिया गया, जीवन में इस तरह की हरकतें, इस तरह की नीच हरकतें कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं जा जाके, खुद सो कॉल मतलब देश सेवा जो कहा जाएगा, देश सेवा से इतना अकूत धन इन्होंने जमा कर लिया है और उस पर आईटी की रेट पड़ रही है और ये ज्ञान दे रहे हैं बड़ी बड़ी बातों का। सवाल उठाना संस्था को कमजोर करना है क्या? डेमोक्रेसी में सवाल नहीं उठना चाहिए? सवाल इस बात का है कि वो सवाल किससे कर रहे हैं। उनमें हिम्मत है तो सरकार से सवाल करे। जो फॉरेन सर्विस में हैं वो विदेश नीति के बारे में बात करें कि भारत किसके साथ कहाँ खड़ा हुआ है। यदि आंतरिक सुरक्षा की बात है, जो अधिकारी रिटायर हो गए हैं वो बताएं कि दिल्ली में बम ब्लास्ट क्यों हो गया, उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। उसमें हिम्मत नहीं है और 272 लोगों में कि सरकार से सवाल कर सके। वो विपक्ष इसी सवाल कर रहे हैं कि उनको सूट करता है। दिल्ली ब्लास्ट में आज भी 4 गिरफ्तारी हुई है, सरकार का गिरफ्तारी सवाल नहीं, सवाल क्या उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि अब भी जब भी आतंकवादी हमला होगा एक्ट ऑफ वॉर है। कितने दिन हो गए घटना, अब क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अमित शाह जी ले रहे हैं कि डोभाल ले रहे हैं? जिन लोगों ने उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया, सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। आज देश के अंदर कौन है नेता बताइए जो इस बात को ईमानदारी के साथ बोलता हो कि पत्रकारिता में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में दलित कितने, पिछड़े कितने, आदिवासी कितने, देश के व्यापार में उनको कितना हिस्सा मिला, कौन है, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनकी वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है जिसकी वोट कटते उसको नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जाता है। अरे हमने इतने चुनाव देख लिया, हमारे खुद ने चुनाव लड़ा, हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखना, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर वोट वहां कटते हैं जहां दलित रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिसका वोट कटा उसको नोटिस भेजाओ। कौन सा रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजते हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो। एक ही तो आदमी है देश के अंदर, एक ही नेता है जो पूरे देश के अंदर निडरता के साथ, चाहे ईडी ने कितना ही प्रताड़ित किया हो, सीबीआई ने कितना प्रताड़ित किया हो, इस सब के बावजूद जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, निडरता से बोल रहा है, और वो भी उनको राशि दिया रहा, सारे मिलकर रिटायर्ड जिन्होंने फायदा उठाया सरकार से, वो सारे साइन करके एक आदमी के खिलाफ लिख रहे हैं कि इनके बार बार चुनाव हारने की हताशा है। चुनाव हारा नहीं जा रहा, चुनाव हराया जा रहा है। हमारे दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटी के वोट काट दिए जाते हैं। कौन है जो फ्री में जो ट्रेन भर भर के वहां वोट डलवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था हमें सबूत दो, कहा था नहीं कहा था, हम सब ने देखा होगा। तो आपने ये भी देखा होगा, राकेश सिन्हा बीजेपी का प्रवक्ता, आरएसएस प्रचारक, जो राज्यसभा सांसद था अभी तक, उसने दिल्ली में वोट डाला। फरवरी के महीने में सोशल मीडिया पे डाला कि मैंने दिल्ली में वोट डाल दिया, अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल किया सरकार चुनने में। और अब नवंबर में जाके 6 नवंबर में जाके वोट डाल दिया और उसको भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह दिल्ली में भी वोट डाला, तो वहां जाके डाल दिया।
जो राकेश सिन्हा जैसे लोगों ने अलग अलग राज्यों में अपने वोट डालकर बिहार में जाके 6 महीने 7 महीने के अंदर वोट डाला, डबल वोट डाल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोला? दरअसल राहुल गांधी देश के अंदर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं जो कंप्रोमाइज़ कर चुकी है उनको आज़ाद करना चाहते हैं सरकार के प्रेशर से। लेकिन सरकार के जो समर्थक अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर उल्टे राहुल गांधी के ऊपर हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर जो इन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं पत्र लिख करके, दरअसल ये सब आरएसएस के लोग हैं। और अब आप अंदाज़ा लगाएं, 35 साल 30 साल 40 साल इन्होंने जब अपनी नौकरी की होगी तो देश को क्या डिलीवर किया होगा, क्योंकि ये काम तो करते रहे आरएसएस के लिए। ऐसे ही लोगों की वजह से देश आज पिछड़ा हुआ है। आज भी देश गरीब है, इतना गरीब है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार को राशन देना पड़ रहा है 5 किलो। 100 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो ख़रीदारी नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अपनी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते कैसे भी, उनके पास कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है। वो इसी तरह के लोगों ने जो देश की व्यवस्थाओं पर सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए मजे लिए, दौलत कमाई है, ऐसे लोगों की वजह से ये देश आज इस हाल में है। और ऐसे हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग दीमक की तरह, घुन की तरह, एक बीमारी की तरह देश को खाए जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी या जो भी कोई और व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करेगा, नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, इनको वो दुश्मन नज़र आएगा, क्योंकि इनके अपने पेट पे लात पड़ती है। ये रिटायरमेंट के बाद भी सरकारों से फ़ायदा उठाते हैं, सरकारी समितियों में जाकर के घुस जाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, और बहुत सारे काम हैं जहाँ से इनको लाभ मिलता है। देश को बचाने की जिम्मेदारी देश की आम जनता की है। आम जनता को बोलना ही पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, सड़कों पे भी आना पड़ेगा, शांतिप्रिय तरीके से, खामोशी के साथ। क्योंकि जनता के लिए कुछ बचता नहीं है। ये सब उसी मुहिम के हिस्सा हैं जो चाहती है कि देश हिंदू राष्ट्र हो, जहाँ संघ की हुकूमत हो, जहाँ लोगों को बिल्कुल असहाय बना करके, गुलाम बना के रखा जाए, ताकि वो उनके काम कर सकें, उनके घरों में मजदूरी कर सकें, घर में साफ़ सफाई के काम कर सकें, बाज़ार से सब्ज़ी ला करके दे सकें। और ये राजा महाराजा जैसे हुआ करते थे पहले, जागीरदार, ज़मींदार, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएं। शुक्रिया आप सभी का।